नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली का लाभ स्थान। बृहद पराशर होरा शास्त्र में श्लोक अर्थ क्या क्या कहते हैं लाभ स्थान के बारे में। तो जब हम 11वें भाव या लाभ स्थान की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान आता है अपनी शुद्ध लाभ, सैलरी, जो मंथली इनकम हम जनरेट करते हैं किसी भी कार्य से, वो हम 11वें भाव से देखते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानने लगा है उसका सामान्यतः 11वां भाव वो जरूर उसके बारे में जानना चाहता है, उसको जरूर वो कवर करना चाहता है। वो एस्ट्रोलॉजर से ये पूछता है कि मेरा 11वां भाव बता दो कैसा है, मेरा दूसरा भाव बता दो कैसा है, मेरा 10वां भाव बता दो कैसा है। इसमें सर्वोपरि वो 11वें भाव को ही रखता है। और एक मन में कुछ भ्रम भी फैला हुआ है कि क्योंकि कुछ लग्नों के लिए इसे बाधक भाव की संज्ञा भी दी गई है, तो क्या इससे डरने की आवश्यकता है, और उसको 11वें भाव के स्वामी को कुछ विषयों के लिए क्यों अशुभ माना गया है। तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यदि हम बात करते हैं संसार की, क्योंकि देखिए हम ज्योतिष को केवल संसार की दृष्टि से नहीं समझ सकते हैं, लोक और परलोक भी इसमें शामिल ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन किसी ने केवल अर्थ कामना पूर्ति तक ही समझा है तो फिर वो ज्योतिष उसके लिए इनकम्प्लीट है। उसको शायद लग रहा है यार कितना बढ़िया मेरा लाभ स्थान है, लेकिन उसके डिपार्चर ऑफ सोल में, क्योंकि केवल जिंदगी भर सैलरी ही नहीं कमानी है भाई। अभी हो सकता है कोई व्यक्ति 25 साल का है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इच्छा पूर्ति, मेरी सैलरी, रूटीन इनकम, मेरा दोस्त, नेटवर्किंग, ये चीज मेरी बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन क्या वो जिंदगी भर उसको 11वें भाव के उसी मकसद को आगे रखना है क्या? तो उत्तर है नहीं। जैसे ही वो एक रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, वो गुरु आश्रम में जाकर रहना चाहता है, वो कुछ अपनी सहमति से अनुदान करना चाहता है, तो फिर हम 12वां भाव मोक्ष भाव का बल देखते हैं और उसके डिपार्चर ऑफ सोल में दिक्कतें आने लग जाती हैं यदि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। और इसमें ध्यान रखना है, हम 11वें भाव की बजाय 11वें भाव के स्वामी को कुछ हद तक इन विषयों के लिए अशुभ मान रहे हैं। ठीक हो गया? यानी वो, क्योंकि जब हमारी संसार में हमारा मन लग जाएगा, हमें लगेगा हमारा फाइनल डेस्टिनी तो यही है, संसार ही है, एकमात्र आखिरी सत्य संसार है, तो फिर दिक्कतें आने लग जाती हैं। लेकिन यदि कोई दूसरे ग्रह 11वें भाव को अपना ऑफिस बनाकर बैठ गए हैं, केवल माने उसका एजेंडा कुछ और है, वो यहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, उनकी तो दशाएं सामान्यतः हमारे लिए अच्छी होती ही होती हैं। हालांकि लाभेश की दशा भी लाभ निकालने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि किस विषय को लेकर अशुभता है। यदि 12वां बहुत कमजोर है और 11वां बहुत बली है, तो जब उसका रिटायरमेंट लाइफ का सुख भोगने का समय आता है कि अब मैंने बहुत पैसा कमाया है, मेरी सब इच्छाएं माने रिलेटेड टू संसार पूरी हुई हैं, लेकिन अब उसके मन में वो चैरिटी कुछ ऐसा करना चाहे, गुरु आश्रम में रहना चाहे, उसके लिए संभव ही नहीं होगा उस प्रकार का जीवन। तो आपको पता है, मुक्त के लिए तो हमें धीरे धीरे संबंध त्यागना पड़ता है। वो सांसारिक दृष्टि से निरुद्देश्य भी लग सकता है वो काम जिसमें हमें मुक्ति साधना, यानी इसको कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई हमें तो शुद्ध लाभ लेना है, ये क्यों डोनेशंस की बात कर रहा है, क्यों चैरिटी की बात कर रहा है। तो जब हम लाभ दृष्टि से देखेंगे, वो शुद्ध लाभ थोड़ी है भाई। आपने धन कमाया और उस धन से कुछ खरीद कर दूसरे को जब देख रहे हैं, तो जब सांसारिक बुद्धि लगाई जाती है, जो हमारी बैलेंस शीट बनती है उसमें, तो वो एक प्रकार से उसको वो व्यय की संज्ञा दे रहा है या वो खर्चा ज्यादा दिखा रहा है। तो ये परिप्रेक्ष्य जब हम देखते हैं, वो ऋणात्मक माना जा सकता है। बाकी हम उसको अच्छा ही मानते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए, हमारे मित्रों के साथ संबंध के लिए बहुत बढ़िया बताया जाता है। तो क्या क्या सूत्र है वो हम यहां पढ़ते हैं। लाभ का स्वामी लाभ में ही हो
या लग्न से कोण या त्रिकोण में हो तो बहुत लाभ होता है। ठीक हो गया। तो ये बृहद पराशर होरा शास्त्र के श्लोक अर्थ में है कि लाभ का स्वामी माने 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही है, या लग्न से कोण या त्रिकोण में है। लग्न से कोण तो ये लग्न भी अपने आप में कोण है, और त्रिकोण में हम 5-9 को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये बहुत लाभ प्रदान करने वाला होता है। और जब भी लाभेश बली होगा तो उसका सीधा फायदा हमारा सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे प्रिय मित्र हमारा साथ देने वाले होंगे। चाचा ताऊ जो पिता के भाई, उनका सपोर्ट भी हम 11वें भाव से देखते हैं। हमारे जो एल्डर, हमारे जो बड़े हैं, बड़े भाई बड़ी बहनें, उनका सपोर्ट हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, वो 11वें भाव से देखा जाता है। तो इस प्रकार स्थिति में जैसे हम लाभेश को अपने घर में बैठा देख रहे थे, तो उसका मेन ऑफिस से ही वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बहुत बढ़िया है। अभी वो मान लीजिए चला जाता है 5वें भाव में, तो फिर वो किस प्रकार के कार्यों से और ज्यादा एक्सेलरेशन और ज्यादा उसको त्वरण मिल सकता है हमारे लाभ को, क्योंकि अब लाभेश पंचम में चला गया, और पंचम लक्ष्मी त्रिकोण है और वो संतान भाव भी है। तो इसीलिए हम 5वें भाव के जो दूसरे प्रायवाची हैं उनका सदुपयोग कर पाएंगे अपने लाभ को विस्तारित करने में। ठीक हो गया। और हमने जो डिग्री सर्टिफिकेशन किया है, ध्यान रखना है, मेरी एजुकेशनल एबिलिटी तो चौथा भाव है, लेकिन जो समाज में मुझे डिग्री मिली है, मैं कई दफा ऐसा होता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा एजुकेशनल एबिलिटी बहुत ज्यादा रखता हूं, उसके बाद उसको जो डिग्री मिली है वो उसको सेकेंड क्लास की मिली है, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उसका जो एबिलिटी है वो कम है, बट उसको जो डिग्री मिली है वो A++ है। तो ये जो पंचम भाव है, यदि यहां बैठ जाता है लाभ स्थान का स्वामी, तो अपने जो डिग्री सर्टिफिकेशन का सदुपयोग कर पाता है। हालांकि कुछ विषयों में लाभ स्थान का सुख भाव के साथ संबंध थोड़ा कम अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो एक दूसरे से अगर गिनते हैं तो सुख भाव से लाभ स्थान अष्टम भाव है, और ये माता के आयु या माता के मृत्यु भाव के रूप में भी गिना जाता है। और इसी प्रकार से लाभ स्थान से गिनेंगे तो ये लाभ के लिए जो शत्रुता निभाता है या लाभ को कम करने का प्रयास करता है, वो चतुर्थ भाव माना जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं, जब हम शुद्ध लाभ पर ध्यान देते हैं, केवल शुद्ध लाभ पर, तो हमारा जो वास्तविक सुख जिसको कह लें, और जैसे मैंने बताया ही कहीं ना कहीं इसका वास्तविक सुख यानी मुक्ति के साथ संबंध है। और जब हम सांसारिक लाभ में बड़े पक्के हैं कि भाई मैंने 2 रुपए लगाए थे, मुझे 10 रुपए का लाभ हो गया, तो जब सांसारिक बुद्धि आ जाती है तो उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है मोक्ष भावों का बल प्राप्त करना। ठीक हो गया। और अगले सूत्र में क्या कहते हैं, इसी प्रकार यदि लाभ का स्वामी उच्च का हो तो विपरीत दशाओं में भी वस्तु लाभ अवश्य होगा। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, यदि लाभ का स्वामी उच्च का हो, भाई जैसे मान लीजिए ज़ोडिएक भौत चक्र में यहां 11वीं राशि कुंभ राशि पड़ती है, वो अपने से 7, 8, 9 अपने से नवम होकर शनि महाराज यदि उच्च के हो जाते हैं तो उनको बिजनेस पार्टनरशिप से शुद्ध लाभ मिलता ही रहेगा, चाहे विपरीत दशाएं ही क्यों ना चल रही हों, क्योंकि जो उनका रूटीन इनकम लॉर्ड है वो बहुत एक्साइटेड है। उसको छोटा मोटा अंतरदशा उसको परास्त नहीं कर सकता, उसको कमजोर नहीं कर सकता। इतना हो सकता है कि भाई उसके फेवरेबल दशाओं में वो, यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरा ये टारगेट है कि मुझे 100 अर्न करना है, तो फेवरेबल दशाओं में वो 200 तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि ऋणात्मक दशाएं भी होंगी तो 100 एक्सपेक्टेशन है तो भी आप 90 तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है रिलेटेड टू शुद्ध लाभ। तो इसको इच्छा पूर्ति भी कह देते हैं, सांसारिक इच्छा पूर्ति। याद रखना है, इच्छा पूर्ति का मतलब ये नहीं कि मेरी सभी इच्छाएं, कई बार तो हम जानते ही नहीं है कि मेरा वास्तविक हित किसमें है। बस हम जो ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये वाली जो कामनाएं हैं
कई दफा बाद में समझ में आता है कि मुझे इस प्रकार की जो इच्छा मैंने की थी ये तो मेरे दुख का कारण बन गया। इसीलिए आप समझ सकते हैं, ये जो वास्तविक सुख कह लें या कुंडली में जो सुख भाव माना जाता है, इसका ये लाभ स्थान इसके लिए एक प्रकार से मृत्यु तुल्य माना जा सकता है। ठीक हो गया। तो कई विषयों में हमने जैसे कुछ चार्ट ऐसे डिस्कस किए थे कि जहां जैसे राजीव गांधी जी के चार्ट में आपने देखा होगा, यदि लाभ स्थान का सर्वष्टक वर्ग बल बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया, माने कुछ विषयों के लिए, लेकिन ये बल बहुत ज्यादा होने से उसकी एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, चतुर्थ भाव को या महाभाव को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। तीसरा बिंदु क्या कहता है, यदि लाभ का स्वामी धन में हो और धन का स्वामी गुरु के साथ कोण में हो तो लाभ बहुत अच्छा होता है। ठीक हो गया। अब यहां पर अच्छे का मतलब इसको एक प्रकार से हम नैतिक मूल्यों से कमाया हुआ धन भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरु जहां आते हैं वहां एक प्रकार सा सात्विकता आ जाती है। भाई अगर ऐसे तो कई आक्रांता भी हैं, वो धन कमाते हैं और उनका शुद्ध लाभ बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि उस लाभ में एक शुभता आ रही है तो हमने वो आताताई बनकर किसी का धन खींचा या हमने किसी को विवश करके धन नहीं कमाया है। तो ये जो शुभता आ जाती है वो हमारे आय पर एक प्रकार का नैतिक मूल्य भी डाल देता है। ठीक हो गया। यदि लाभ का स्वामी धन में है, माने 11वें भाव का स्वामी चला गया, जैसे अगर हम ज़ोडिएक भाव चक्र में देखते हैं, मेष लग्न शनि महाराज धन भाव में चले गए, याद रखना है लाभ की दृष्टि से ये अच्छा है, लेकिन यदि हम कुटुंब गैदरिंग की दृष्टि से देखें तो शनि एक्सपर्ट नहीं है गैदरिंग के लिए। तो कुछ विषयों के लिए जब गैदरिंग की बात करेंगे, परिवार का एकत्रण, परिवार का जो किटी पार्टी, परिवार के सभी लोग जन इकट्ठे होंगे तो कैसा उसका एलिक्सर, कैसा अमृत हमें मिलेगा। तो शनि महाराज इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट कुटुंब भाव का यहां कमजोर कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि वो इस लग्न के लिए आप समझ रहे 10 और 11 का स्वामी और लग्नेश का शत्रु भी माना जा रहा है शनि। हालांकि यदि वो योग कारक होकर बैठते हैं, वो लग्नेश होकर बैठते हैं, स्वराशि होकर बैठते हैं, तो फिर वो एक अलग मुद्दा है। हालांकि अब अभी भी वो मित्र तो हैं ही, शुक्र के मित्र हैं, फिर भी अंतर हमें समझना है कि शुक्र की दो अलग अलग राशियां, वृषभ राशि और तुला राशि में से जो राशि का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो तुला राशि का स्ट्रक्चर ही है जो शनि को ज्यादा प्रिय है। वृषभ राशि इनके मित्र की राशि होने के बाद भी वृषभ राशि का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा प्रिय है चंद्रमा को। आप जानते हैं वृषभ यानी एक प्रकार का कौटुंबिक एकत्रण, बड़ा एकत्रण जब होता है तो चंद्रमा बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई देखो, क्योंकि मन है चंद्रमा हमारा, तो चंद्रमा चाहता ही कि भाई संसार में हम रमें। जबकि शनि महाराज का तो एक प्रकार बोलते हैं ना भाई, एक प्रकार एकांतवास, कर्मठ, न्यायाधीश, धर्मराज, इस प्रकार की संज्ञा देते हैं। तो वो एक सन्यासी जैसी भावना आती है हमारे कुटुंब को लेकर। धन के लिए, आय के लिए वो अच्छा माना जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर लग्न में बात बता रहा हूं, लेकिन कुटुंब की गैदरिंग के लिए ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप समझ रहे, एक भाव के दो अलग अलग सिनोनिम, एक पर वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, दूसरे पर वो नेगेटिव, ऋणात्मक दिखाई दे रहा है। तो धन का स्वामी गुरु के साथ कोण में हो तो लाभ बहुत अच्छा होता है। तो आगे क्या है भाई, यदि शुक्र महाराज कोण स्थान में हो, ठीक है, लक्ष्मी त्रिकोण में हो और शुक्र के साथ गुरु का प्रभाव हो, ठीक होगा, गुरु के साथ कोण में हो तो लाभ बहुत होता है। तो इस प्रकार हम जैसे मान लीजिए 4 नंबर राशि में यहां शुक्र महाराज बैठे हैं और यहां पर ही बृहस्पति महाराज बैठे हैं। अब इस चीज के अंतर को भी आपको समझना है। शुक्र की फिलॉसफी अलग प्रकार की है, बृहस्पति का दर्शन अलग प्रकार का है। फिर भी यदि ये दोनों साथ बैठे हैं कि भाई शुक्र धनेश होकर बृहस्पति के साथ, तो वो एडवांटेज तो मिलना ही है। तिजोरी का लाभ या जो हमारा रूटीन इनकम है वो तिजोरी में जमा हो रहा है, वो लाभ तो मिलेगा।
लेकिन जो इसके कारकत्व हैं उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी आती है। इसको बोलते हैं धर्म का दोराहा, धर्म संकट रिलेटेड टू फोर्थ हाउस। जब भी हम फोर्थ हाउस से रिलेटेड, मतलब क्या होगा, उसके घर में बार बार चैलेंजेस उत्पन्न होंगे। भाई ये जो आपने सिंबल लगाया है, ये आपने जो पोस्टर लगाया है, जो आपने कृति लगाई है, वो शायद ठीक नहीं है। बार बार जातक को स्वयं भी और उसके घर वाले भी ये कहेंगे ये कृति आपके भवन के अनुसार ठीक नहीं है। उसको अपने घर में सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी बार बार धर्म का दोराहा, और वो तब आएगा जब शुक्र और बृहस्पति बहुत क्लोज कंजंक्शन में बैठे। धर्म का दोराहा, ये बात याद रखनी है, क्योंकि दोनों ही नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हैं, प्राकृतिक रूप से बड़े सौम्य ग्रह हैं। तो किसी प्रकार की यहां ढिशुम ढिशुम या झगड़े की बात नहीं हो रही है, बस धर्म संकट, धर्म का दोराहा रिलेटेड टू रियल एस्टेट हाउस। उसके पास सब कुछ होगा, उसके बाद भी वो सोचेगा यार ये मैंने जो इस्तेमाल किया है नॉर्थ साइड का वो ज्यादा ठीक रहता, या जो मैंने इस्तेमाल कर लिया वेस्ट साइड का वो ठीक रहता। तो वो एक धर्म का दोराहा। लेकिन यदि वो एक ही हाउस में अच्छा खासा गैप लेकर बैठे हुए हैं तो फिर वो दोष काफी हद तक समाप्त हो जाता है। कि वजह से मान लीजिए गुरु जो है वो अपनी उच्च की डिग्रियों में 4 डिग्री 5 डिग्री के बैठ गए हैं, और शुक्र महाराज हैं वो 20 डिग्री 22 डिग्री के होके बैठे हैं उसी हाउस में। तो मतलब उनको एक ही हाउस में अलग अलग कैबिन दे दिया फिर। तो फिर वो जो धर्म का दोराहा, धर्म संकट है, ये इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। तो आप ये समझ रहे हैं, जब इस प्रकार का कोई भी श्लोक अर्थ आप पढ़ेंगे कि भाई धनेश गुरु के साथ कंजॉइन कर रहा है, तो हम इस माने जो धनेश है यदि वो गुरु का शत्रु है तो उस फलित को भी अपने को यहां पर समझना होगा कि किस प्रकार का वो धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव दे सकता है। लेकिन उसको एक जो डेजिग्नेशन मिला हुआ है, चाहे वो शत्रु हैं, लेकिन इसको जो डेजिग्नेशन मिला हुआ है कि भाई आप धनेश भी हैं, तो उसको ये धनेश का या धन आगमन के सोर्स में एक प्रकार की पवित्रता, नैतिकता वो रखेगा। फिर हम आते हैं चौथा सूत्र, क्या कहता है, यदि लाभ का स्वामी सहज भाव में हो और लाभ भाव पर शुभ ग्रह हो तो जातक को 36वें वर्ष में निवास स्थान से स्थायी लाभ प्रदान होंगे। लाभ का स्वामी सहज भाव, यानी लाभ का स्वामी चला गया चौथे भाव, और लाभ भाव पर शुभ ग्रह हो, ठीक हो गया, 11th हाउस में कोई शुभ ग्रह है तो जातक को 36वें वर्ष में निवास स्थान से स्थायी लाभ प्राप्त होंगे। माने कुछ इस तरह का लाभ जो उसको रूटीन में अब कोई ऐसा रेंटल इनकम दे रहा है, रियल एस्टेट रूटीन में ऐसा प्राप्त हो रहा है बेनिफिट, वो चीज उसको प्राप्त हो सकती है। बट वो मैंने जैसे बताया, यदि वो लाभेश चतुर्थ भाव सहज भाव में यदि वो शत्रुवत होकर बैठेगा तो जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं वो जो माता के सुख के लिए वो कुछ हद तक कम करेगा ही करेगा। ठीक हो गया। यदि वो मित्रवत होकर बैठा है तो उसका जो फिर धनात्मक पहलू उजागर हो जाता है, पॉजिटिव साइड उसका हाईलाइट हो जाता है। लेकिन यदि वो ऋणात्मक या शत्रुवत होकर बैठा है तो फिर वो नेगेटिव साइड हाईलाइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं पंचम, अगला सूत्र क्या कहता है, यदि लाभ भाव पर गुरु का कब्जा है, ठीक हो गया, लाभ भाव पर गुरु का कब्जा है, जबकि धन भाव और धर्म भाव पर क्रमशः चंद्र और शुक्र का कब्जा है, तो बहुत ही बढ़िया। तो जातक का लाभ भाव स्थायी रूप से धन देता रहेगा, कैसी भी स्थिति आए। आप समझ रहे, हमने कुंडली के जो सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट हैं, जिनको हम प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा शुभता देने वाले ग्रह मानते हैं, उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ धन और धर्म से संबंध हो गया। तो यदि ऐसा हो जाता है, लाभ स्थान में हमारे गुरु महाराज आ गए, धन और धर्म भाव पर क्रमशः चंद्र और शुक्र हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे रूटीन इनकम पर कोई भी आपदा संकट नहीं। तो कई दफा क्या होता है भाई, जैसे हमारा 10 साल तो बहुत बढ़िया चले,
फिर हमारी 2 साल कोई ऐसी अंतर प्रत्यंतर दशा आ गई, वो सारा कमाया हुआ लाभ था वो खर्च करना पड़ा, लगाना पड़ा। बट अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर एक आदमी एक प्रकार से आश्वस्त हो जाता है कि भाई अब मेरे जो रूटीन इनकम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, चाहे विंशोत्तरी दशा लाभेश की ही क्यों ना हो और चाहे विंशोत्तरी दशा व्ययेश की क्यों ना हो। व्ययेश यानी खर्चा करवाने वाला। तो अब जो हम खर्चा जिसको बोलते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। भाई अगर हमने बहुत धन कमाया है और व्ययेश की दशा चल रही है और वो पॉजिटिव है, तो वो धन का सदुपयोग करेगा, वो उस धन को अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देगा जो भविष्य में उसको अच्छा खासा मुनाफा देंगी। ठीक हो गया। इसलिए कोई ऐसा मन में भ्रम नहीं पालना है कि व्यय भाव की दशा चल रही है तो खराबी होगा। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जो लाभेश को बाधक मानकर बैठे हुए हैं उनको ये केवल और केवल हेल्थ संबंधी विषयों में ही देखना है भाई, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक हो गया, तो उस समय हमें एस्ट्रोलॉजी के सारे चैप्टर ओपनली बताए जाते हैं। लेकिन जब हम इसके फलित करते हैं तो उसका एक अलग तरीका है। ठीक हो गया। इन शब्दों का बड़ा सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं वो लाभेश को कितना बुरा मानने लग जाए। तो आपने कोई आपके पास जो तरीका है, मान लीजिए आपके पास कोई कुंडली नहीं है, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे बड़े दिनों से हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, क्या रिकवर होगा कि नहीं होगा। आपने जो भी कुंडली बनाई वो एक चर लग्न कुंडली आ गई और उसके लग्नेश का संबंध 11वें भाव से बन गया। फिर आप कहेंगे भाई हां अभी थोड़ा समय लग सकता है। ठीक हो गया। तो जो हम शरीर संबंधी विषयों को लेकर क्योर करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चोट इस चीज से उभर रहे हैं अभी, और अगर वो 11वें भाव के साथ संबंध आ रहा है तो हम कहते हैं, आपको पता है चर लग्न के हिसाब से, फिर स्थिर लग्न के हिसाब से और फिर द्विस्वभाव लग्न के हिसाब से हम अलग अलग भावों को बाधक मानते हैं। उस पर ऑलरेडी वीडियो हमारा चैनल में उपलब्ध है, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, जो बार बार व्यूअर्स पूछते हैं कि सर वो तो अब जैसे दूसरे और 7वें भाव को भी वो बार बार मारक की संख्या में घसीट लेते हैं कि भाई दूसरे भाव का स्वामी मारक है, 7वें भाव का स्वामी मारक है। वो जब कोई ऐसा, भाई जैसे मान लीजिए हमारी दादी जी की उम्र बहुत अधिक हो गई है, अभी उनको कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे थे और हमने प्रत्यंतर अंतर दशा में देखा कि भाई 7वें भाव का स्वामी मारक होकर आ रहा है, तो उस समय उनको काफी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक हो गया। बट इसका यह अर्थ नहीं है कि आप जो विवाह करवाने वाले प्लैनेट हैं, जो हमारी कुटुंब भाव के स्वामी है, उनको बार बार मारक मारक कहकर ही उनका तिरस्कार करने लग जाएं। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम ग्रह का, किसी भी ग्रह का जाने अनजाने कई दफा अपमान ही करने में लगे रहते हैं कि मेरा लग्न यदि शुक्र का है तो मेरे लिए तो बृहस्पति पता नहीं कितना बड़ा शत्रु मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो उनको एक कार्य मिला है वो कार्य करेंगे, लेकिन यदि हम उनके साथ अलाइन कर लेते हैं, उन ग्रह को समझ लेते हैं, तो जो उनको कार्य मिला वो बड़ी सजगता के साथ आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए ही करेंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए कोई, मुझे कई दफा ये बात बहुत अटपटी लगती है कि सर मेरे लग्न के लिए जो सबसे ज्यादा खराब ग्रह हैं, 5 ग्रह, वो बता दो। ऐसा नहीं होता है। वो फंक्शनल मैलेफिक होने के बाद भी, मतलब उसको एक काम मिला है। तो जैसे हमने अलग अलग मिनिस्ट्री बांट दी कि भाई आपको हम रेलवे मिनिस्ट्री दे देते हैं, आपको कानून मंत्रालय दे देते हैं, जहां आपको ये सब चीजें, पुलिस विभाग, ये सब चीजें, उसकी संज्ञा कैसे समझना है। तो इसका मतलब क्या हम उसको खराब कह रहे हैं? उसका वो उसको टैकल करना होगा, वो विषय जो सामान्यतः हम उसको ग्रह के साथ जब जोड़ते हैं तो कम अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर वो प्लैनेट उस काम को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है तो फिर हमें कानून संबंधी दिक्कतें आएंगी नहीं। तो आपको ये बात समझनी है कि किसी प्लैनेट का डेजिग्नेशन यदि इस प्रकार का हो गया कि भाई आपको रोग का निदान करने के लिए, रोग के लिए काम करना है, तो क्या हम उसको, भाई आप तो आयुष मंत्रालय संभाल रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन ही रोग वाला है, हमसे तो दूरी बनाकर रखो, ऐसा थोड़ी है। अगर आयुष मंत्रालय वाले बहुत बढ़िया से काम करेंगे तो उल्टा हमारे लिए वो अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको फंक्शनल
मैलिफिक की संज्ञा भी अच्छे से समझनी है, कोई हमारा द्वेष नहीं है उस प्लैनेट के साथ, तो इसलिए जाने न जाने तिरस्कार नहीं करना है किसी ग्रह का। आगे हम लाभ से एकादश भाव में गुरु, ठीक हो गया, ये हमारा लाभ स्थान है, तो लाभ का लाभ क्या माना जाता है, नवम भाव, जो हमारा भाग्य स्थान भी है। तो लाभ से एकादश भाव में गुरु बुध और चंद्र हो तो जातक धन धान्य भाग्य हीरे आभूषण आदि से संपन्न होगा। वैसे तो 11वें भाव में आप जानते हैं यदि कई ग्रह बैठे हो तो फिर 11वें भाव में ज्यादा ग्रह हैं, 9वें भाव को भी सर्वष्टक वर्ग में एक अतिरिक्त बल दे देते हैं। जैसे यहाँ 4 ग्रह बैठ गए, मंगल, सूर्य, ठीक है, बृहस्पति, बुध, तो वो ग्रह यहां बैठे हैं, तो सर्वष्टक वर्ग आप चार्ट बनाकर देखिएगा, यहां पर अंक सर्वष्टक वर्ग के 30 के ऊपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक हो गया। ज्यादातर में इस प्रकार से देखा गया कि अगर 4 ग्रह किसी भाव में है तो उससे जो 11th हाउस है उसमें भाव रेखा बिंदु बल काफी बढ़ जाता है, वहां सर्वष्टक वर्ग अंक बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक हो गया। हालांकि एक्सेप्शनल भी हो सकता है, बट नॉर्मली आप जब देखेंगे तो ये ऐसे ही मिलेगा, उस भाव में यदि 4 ग्रह तो उससे 11th नवम भाव का बल मिल गया। तो ये भी कुछ ऐसी बात बताएगी कि भावत भावम में लाभ से लाभ भाव में यदि गुरु बुध चंद्र हो तो जातक धन धान्य भाग्य हीरे आभूषण आदि से संपन्न होगा। वैसे भी गुरु को शुभता के लिए, और बुद्ध महाराज अब जानते हैं ये धर्म भाव में बैठकर बड़ा अच्छा बौद्धिक स्तर कर देता है। चंद्रमा हमारा मन है, नवम भाव लंबी यात्रा भी माना जाता है, तो उसको यात्राओं से भी बहुत लाभ, और जब भी यात्रा में जाता है कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आता है, ठीक हो गया। और 7वां सूत्र क्या कहता है, यदि लाभ का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी लाभ में हो तो व्यक्ति को 33वें वर्ष से लाभ स्थायी रूप से धन देता है। माने अगर कुछ इस प्रकार का प्रश्न कभी चलता है कि भाई मैंने 25 वर्ष की आयु से ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 25 वर्ष की आयु में जो मुझे पहला जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिला था वो बहुत बढ़िया था, 3 साल बढ़िया चला, उसके बाद फिर वो डाउन हो गया, और उसके बाद तो इस प्रकार का कि भाई एक मुझे स्थायित्व बल, तो ये एक प्रकार की गारंटी हो जाती है कि भाई मेरा अब स्थायी बल मुझे प्राप्त हो गया। और 33 वर्ष की आयु के हिसाब से देखा जाए तो वो कोई बहुत ज्यादा आयु नहीं है, ठीक ही है, मतलब उसने करियर स्टार्ट किया और करियर शुरू करने के उसको 7 से 8 साल के अंदर अंदर ही उसको एक प्रकार का स्थायित्व बल कि अब मुझे डाउनफॉल नहीं जाना है, जो मुझे प्रारंभिक वेतन मिला 1-2 बार मेरा घटा, लेकिन अब जो मैंने अचीव कर लिया है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो उसकी गारंटी हम कहां से लेते हैं, लाभ का स्थानी लग्न में हो, ठीक हो गया, और लग्न का स्वामी लाभ में हो तो 33 वर्ष के बाद एक प्रकार से रूटीन इनकम की गारंटी मिल जाती है। 8वां सूत्र क्या कहता है, यदि लाभ का स्वामी, याद रखना है बेशक से हमने यहां जो मेंशन किया है उसको केवल सैलरी के साथ ही जोड़ा जा रहा है क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, फिलहाल एक विषय पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसके जो दूसरे पर्यायवाची भी हैं, जैसे मान लीजिए किसी का लाभ स्थान का स्वामी कुटुंब भाव में जाकर बैठा है, ऐसे व्यक्तियों को अपने फैमिली गैदरिंग, अपने घर की पार्टियों में अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शामिल करना ही चाहिए। उनको लगता है कि मेरा जो फॉर्मल टॉक है, मेरा जो कम्युनिकेशन हाउस है वो कमजोर पड़ रहा है, और अगर किसी प्रकार से भी बेस्ट फ्रेंड हाउस का जो फायदा है वो दूसरे भाव को मिल रहा है या तीसरे भाव को मिल रहा है, तो वो उस जो कम्युनिकेशन में हो रही वीकनेस है उसको किसकी मदद से पूरी कर सकता है, बेस्ट फ्रेंड हाउस की मदद से। तो ऐसे घर में जो भी फंक्शन हो कोशिश करें अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जरूर बुलाएं, उनको अटेंड करने के लिए कहें, उनको अपने साथ रखें ताकि उनका बल 11th हाउस का बल आपके कुटुंब बल को और अधिक बढ़ा सके, ठीक हो गया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि केवल यहां हमने लाभ शब्द का इस्तेमाल किया, इसका यह अर्थ नहीं कि इसके जो दूसरे पर्यायवाची हैं उनको निराधार है या कमजोर है। अभी फिलहाल हमने सैलरी या लाभ को हाईलाइट जरूर किया है, लेकिन इसके दूसरे पर्यायवाची का भी आप यदि 11वां भाव बली है तो उसका
निश्चित रूप से फायदा उठा पाएंगे। तो अभी लाभ का स्वामी धन में है, लाभ भाव का स्वामी धन में चला गया, धन का स्वामी लाभ भाव में है, तो व्यक्ति विवाह के बाद प्रचुर धन अर्जित करेगा। ठीक हो गया। तो एक प्रकार से यदि हम यहां से गिनते हैं, यानी 7वें भाव से गिनते हैं, तो जो हमारा धन भाव है वो इन लॉस फैमिली बन जाता है पार्टनर के हिसाब से। ठीक हो गया। और यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पार्टनर के हिसाब से पंचम भाव यानी रोमांस हाउस भी माना जाता है। 7 से जब आगे गिनेंगे 5, और 5वां भाव पार्टनर के संतान वृद्धि की भी बात करता है। तो जैसे जैसे गठजोड़ विवाह संबंध प्रगाढ़ होगा उतना ही ज्यादा धन संपत्ति का लाभ होता रहेगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम इस चीज को अलाइन कर सकते हैं। और जो मैंने बात अभी बोली, जब इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन आप देखते हैं कि भाई 11वें का स्वामी कुटुंब में है, कुटुंब का स्वामी 11वें में है, तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए हम उन दायित्व जो दिए गए हैं उन दायित्वों को यहां भी निभाने का प्रयास करें। तो जैसे मान लीजिए हमारा प्रिय मित्र है, वो एग्जीक्यूट कुटुंब से कर रहा है, तो प्रिय मित्र को कुटुंब भाव में हमें शामिल करवाना चाहिए। इसी प्रकार से कुटुंब भाव का स्वामी प्रिय मित्र भाव में जा रहा है, तो प्रिय मित्रों के जब भी इनविटेशन आते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के, अपने कुटुंब जनों को भी, इसको चाहे आप प्रयोग दृष्टि से कह लें, संबंध दृष्टि से कह लें, भाई ये उपचार है, तो बिल्कुल ये उपचार ही है, हमें उनको बुलाना चाहिए और उनके यहां स्वयं जाना चाहिए। विशेष रूप से यहां जोर देकर यह बात कही गई है। फिर हम आते हैं 9वें सूत्र में, यदि लाभ का स्वामी सहज भाव में है, ठीक हो गया, जो उसका सरल हिंदी अर्थ है वो तो यहां हमने मेंशन कर दिया है। बाकी उस चीज को, जैसे भगवत गीता का जो श्लोक अर्थ है वो तो एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझना इतना सरल नहीं है। जितनी बार पढ़ेंगे एक कुछ ना कुछ अलग ही अर्थ प्राप्त होगा। ऐसे ही चाहे बृहद जातकम है, बृहद पराशर होरा शास्त्रा है, सारावली है, फल दीपिका है, उसको जितनी भी बार आप पढ़ें उस श्लोक अर्थ का एक अलग ही विषय हमारे सामने आता है। इसलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये एक लाइन भर ना समझे कि भाई एक लाइन समझ ली बस हो गया। उसको जितना ज्यादा आप और ज्यादा कुंडलियों पर लगाकर देखेंगे, खुद से उसका निर्णय दूसरे प्रायवाची मिलाकर देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो श्लोक अर्थ तो यहां लिखा ही है सामने, लेकिन जब हम उस श्लोक अर्थ को उसके दूसरे सिनोनिम्स के साथ, दूसरे प्रायवाचियों के साथ जोड़ते हैं, तब एक अलग ही रूप हमारे सामने आता है जिसमें कई प्रकार के रेमेडी, उपचार भी छुपे हुए हैं। ठीक है। तो यदि लाभ का स्वामी सहज भाव में हो, यानी चतुर्थ भाव में है, सहज का स्वामी लाभ में है, तो व्यक्ति सहजन्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा और उत्कृष्ट आभूषणों से संपन्न होगा। तो एक प्रकार से व्यक्ति जो, देखिए वैसे तीसरे भाव को हम नॉर्मली भाई बहनों का भाव कह देते हैं और चौथे भाव को हम भाई बहनों का एसेट्स भी कह देते हैं। तो जब चौथे और 11वें का हाउस एक्सचेंज हो रहा है तो हमारे जो हम उम्र हैं भाई बहन, उनके साथ साथ ही हमारा भी उत्थान, ठीक हो गया, यानी ऊंचाइयों को हम छूते जाएंगे। तो क्या लिखा है, यदि लाभ का स्वामी सहज में है, सहज का स्वामी लाभ में है, तो व्यक्ति सहजन्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा और उत्कृष्ट आभूषणों से संपन्न होगा। इसमें हमारे साथ साथ वो एडवांटेज हमारे सहोदरों को है, हमारे भाई बहन भी बहुत उच्च पद को प्राप्त करेंगे। इसका एडवांटेज ना सिर्फ हमें मिल रहा है, हमारे भाई बहनों को भी प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना है, ये हमारे भाई बहनों के एसेट्स कहे जाते हैं। ठीक हो गया, यानी उनका धन भाव माना जाता है, चौथा भाव, क्योंकि तीसरा भाव नॉर्मली हम भाई बहनों की बात करते हैं तो चौथा भाव उससे सेकंड है। तो जब ऐसा एक्सचेंज होगा तो हमारे सैलरी को बढ़ाने में, हमारी रूटीन इनकम को बढ़ाने में, हमारे सहजन्म, हमारे सहोदरों का बहुत विशेष योगदान होगा। अगला सूत्र क्या कहता है, यदि लाभ का स्वामी नीच में हो,
दाह में हो या अरि रंध या व्यय भाव में हो, माने डेबिलिटेटेड है, अस्त हो गया है, 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह के साथ हो, तो अनेक प्रयासों के बाद भी सांसारिक वस्तु लाभ कम होगा। यहां यह बात समझना जरूरी है, यदि वो प्लैनेट किसी विशेष बल से इन भावों में, त्रिक भावों में बैठा है, भाई वो वर्गोत्तम बल से बैठा हुआ है, वो स्वराशि का होकर बैठ जाए, जैसे मान लीजिए यहां 10 नंबर है, यहां 11 नंबर है, तो वो लाभेश भी है और वो व्ययेश भी है। और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में यदि 12वें भाव में बैठ जाता है, तो फिर हमें इस प्रकार से वो निरर्थक हो जाएगा, वो ठीक हो गया, यानी एक ओवर रूल, एक नया नियम लागू हो जाएगा फिर। तो मैं ये बात हमेशा ध्यान रखने की, जो भी श्लोक अर्थ यहां लिखा हुआ है उसका मनन करना है अच्छे से, वो सीखने के लिए। जैसे मैंने बोला ना, इसको सीधा एक लाइन ना समझे, भगवद गीता का वो श्लोक पिछली बार पढ़ा था, कुछ अलग समझ में आया, अगली बार पढ़ा कुछ और ऐड ऑन हो गया, ऐसे ही इन शास्त्रों का भी है। हमारे महापुरुषों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को साधना से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने वो ज्ञान पंक्तिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया। वो जब हम पढ़ते हैं तो वो इतना सरल नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाए, बस बार बार सात्विक बुद्धि से जब उसको हम उसकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो कुछ विशेष बातें और मिलती जाएंगी। वो श्लोक अपने आप को छिपाए रखता है, ठीक हो गया भाई। पवित्र मानसिकता के साथ जब वो उसका संकलन किया गया है, तो एक अपवित्र आदमी के सामने तो वो अपने आप को जाहिर ही नहीं करेगा। और जब हम पवित्र बुद्धि के साथ, अच्छे गुरु आशीर्वाद के साथ उसके सामने एक प्रकार से समर्पण कर देते हैं भक्ति भाव के साथ, तो फिर वो अपना श्लोक अर्थ प्रदान कर देता। तो बार बार अभ्यास जरूरी है। ये श्लोक अर्थ आज आपने पढ़ा, फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे तो एक अलग ही विशेष रूप आपको यहां दिखाई देगा, जो आपने पहले मिस कर दिया होगा वो आपको यहां दिखाई देगा, अरे कि ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक हो गया। तो त्रिक भावों में भी छूट मिल जाती है यदि वो किसी विशेष बल से बली हो जाता है। और यदि त्रिक भाव में है भी, तो मैंने आपको शुरुआत से क्या बताया, जबरदस्ती नहीं करनी है। आज ईश्वर की कृपा से मुझे अल्प बुद्धि, इतना ही ज्ञान मिला, थोड़ा ही, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया वर्गोत्तम क्या है, तो मुझे लेकिन आज इतना समझ में आया। यानी हमें अपने काम में बड़ा वफादार रहना है, अपने काम में कोई ऐसा जबरदस्ती किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई मेरा लाभेश त्रिक भाव में आ रहा है तो आ रहा है। तो जब मैं शुद्धता रखता हूं अपने कर्म में, तो भगवान भी उसका फल प्रदान करता है। मान लीजिए मैंने आज पहला अटेम्प्ट किया, मैंने देखने का प्रयास किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई वो तो कमजोर होकर कहीं बैठा हुआ है, कि भाई 11 नंबर है, यहां शनि महाराज बैठ गए, तो मैं इस चीज को सहजता से स्वीकार कर लूंगा कि हाँ भाई कमी तो है। और जब मैं इस टोन में आ जाता हूं कि मैं, जो मेरा प्रारब्ध था, कर्म फल था, मैं इसको स्वीकार, तो भगवान अपने आप ही उस व्यक्ति को कुछ ऐसा ज्ञान दे देते हैं, उसको ऐसा गुरु दे देते हैं, उसको ऐसा सूत्र प्रदान कर देते हैं कि जो कल अपने आप को, अपने चार्ट को कमजोर माने बैठा था, आज वही अपने चार्ट को बली माने बैठा। वो फिर बाद में फिर कभी उसको गुरु के आशीर्वाद से, उसको अपने पुण्यों के बल से प्राप्त हो जाएगा कि हाँ अरे शनि तो मेरा नवमांश में उसी राशि में है, तो वर्गोत्तम बल से बली हो गया, ठीक हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो अपने को पहले प्रयास में यदि लगता भी है चार्ट में कुछ गलत है, जबरदस्ती प्रूफ करने की कोशिश नहीं करनी है कि नहीं सर मैं तो उसको अभी ही ठीक करने की कोशिश करूंगा। आज हमें थोड़ा समझ में आया, कहता आज तो लग रहा है मुझे शायद लाभेश की स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो ये वाला लागू हो गया। लेकिन उसको बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हो सकता है कि वो हमारे भाग्य से अच्छा मिल भी जाए, और यदि नहीं है तो तभी भी इसको सहजता से स्वीकार करना है, ठीक हो गया। यही रेमेडी भी होता है। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।